I hope my voice is clear. This is Rituja Dwivedi here. Welcome to our channel One Day Sarthi. So friends, आज हम एक बार फिर यहाँ पे उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के। ये क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट है और इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सेम टॉपिक पर, ब्रह्मांड, सूर्य ग्रह और पृथ्वी। अच्छा, अगर आपको इन वीडियोस का इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम वन डे सारथी है वहां से जुड़ सकते हैं और हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? किसी तारे के जीवन के अंतिम चरण कौन से होते हैं? किसी तारे के जीवन के अंतिम चरण कौन से होते हैं? क्या वे ब्लैक होल होते हैं? क्या वे सुपरनोवा होते हैं? क्या वे लाल दाना होते हैं या सफेद बौना होते हैं? तो किसी तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है? हमारा सुपरनोवा। अब सुपरनोवा हमने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि सुपरनोवा क्या होता है, यानी कि इसको कहते हैं क्या? अभिनव तारा। क्या कहते हैं? अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या होता है? जब कोई भी तारा अपने जीवन के अंतिम चरण पे होता है ना, एकदम मरणासन की स्थिति में, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के बाद बहुत सारी हीट और लाइट क्या करते हैं? स्पेस में जो है निकलती है। तो जो वो हीट और लाइट होती है ना, वो बहुत चमकदार हो जाता है, तो हमारी नंगी आंखों से भी हमें दिखाई देता है। ऐसे तारे को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा। ठीक है। अब ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह होती है ना कि जहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो जैसे मान लो कोई पिंड यहाँ पे है ना, तो इतनी ज्यादा इसके पास में ग्रेविटी होती है, तो क्या करता है? ये सब अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। ऐसे में क्या ये सिर्फ पिंड को ही या फिर कोई खगोलीय पिंड ही नहीं, कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं, बल्कि क्या करता है? लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि प्रकाश को भी ये खींच लेता है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है। तो सब जब इसके अंदर समा जाता है तो यहाँ पे क्या रह जाता है? सिर्फ काला काला एक हमारा सिर्फ ब्लैक कलर का दिखाई देता है, और ये होल जो है क्या कहलाता है? एक ब्लैक होल की तरह दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल। क्या कहते हैं इसको हम? ब्लैक होल। ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है, या 9 मिनट का लगता है, या 9 मिनट 18 सेकंड का लगता है, या 6 मिनट 18 सेकंड का लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारा 8 मिनट 20 सेकंड। कितना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट 20 सेकंड। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, या लगा हुआ टोटल टाइम? 58 सेकेंड, या 1.34 सेकेंड, या 1.58 सेकेंड, या 2.32 सेकेंड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारा 1.34 सेकेंड। कितना होता है? चंद्रमा की रोशनी यानी मून की जो लाइट होती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.34 सेकेंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? मान लीजिए यहाँ पे ये है हमारा अर्थ। ठीक, ये क्या है? हमारा अर्थ यानी ब्लू प्लैनेट। अब यहाँ पे क्या है? हमारे चंद्र देवता हैं। चंद्र देवता अर्थ के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, और ये क्या है? हमारा मून, ये एम, और ये अर्थ। इसके और इसके बीच का जो प्लेस है ना, इसको हम एक शब्द में डिस्क्राइब करते हैं, और उस वर्ड को क्या कहते हैं हम? सिस लूनार। क्या कहते हैं हम उस वर्ड को? सिस लूनार। यानी कि इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है? हमारा सिस लूनार। अच्छा, फुल लूनार क्या होता है? फुल लूनार यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब, एक सेकेंड, हाँ, जब पृथ्वी क्या करती है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। यानी कि ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारे, एक सेकेंड, ये है हमारे सूर्य देवता। ठीक है। अब क्या करती है? पृथ्वी क्या आ जाती है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और तीनों क्या करती हैं? एक सीध में होते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं, तो क्या करता है? पृथ्वी जो है, सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा तक पहुंचता है उसको पूरी तरीके से ढक लेता है। तो यहाँ पे चंद्रमा पे क्या होता है? ग्रहण लग जाता है, यानी कि ये पूरा चंद्रमा सफेद दिखने की बजाय काला काला दिखने लगता है, यानी पृथ्वी इसको क्या करता है? ढक लेता है। तो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे क्या कहते हैं हम? फुल
लूनार। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आता है, चंद्रमा। इसमें क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेता है और यहाँ पे एक अंधेरा सा जो है दिखने लगता है। ऊपर आप आकाश में दिन के टाइम पे देखेंगे ना, चंद्र ग्रहण रात में दिखता है और सूर्य ग्रहण दिन में दिखता है। दिन में आप देखेंगे तो आपको सूर्य की जगह क्या होगा, एक ढका ढका सा काला काला सा एक गोला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी को इसको सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोक लेता है, यानी कि एकदम बीचों बीच आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारा, उस दिन को हमारा क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है, सौर मंडल किस आकाश गंगा में उपस्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सौर मंडल क्या प्रोक्सिमा सेंटोरी में है या अल्फा सेंटोरी में है। ये आकाश गंगा एक्चुअली ये मिल्की वे, आप लिख लीजिए इसको, क्या है, मिल्की वे, यानी कि क्षीर मार्ग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षीर मार्ग। ठीक है, क्या हमारा मिल्की वे में है या एंड्रोमेडा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मिल्की वे यानी कि क्षीर मार्ग। ठीक है, अच्छा, क्षीर मार्ग क्या होता है, एक सर्पीले आकार का होता है। इसका क्या है शेप, जो हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, वो क्या है, सर्पीले आकार का है। ठीक है, ऐसे है कुछ इस साइड, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा, मिल्की वे जो है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है और उसका आकार क्या है, उसका आकार है सर्पिल आकार। इसमें लगभग 400 अरब तक तारे हैं, जिसमें से हमारा सूर्य भी है, सूर्य भी एक तारा है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह है। और सूर्य के कितने प्लैनेट है जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कुल 8 प्लैनेट है, जिसमें हमारा एक अर्थ भी है। अर्थ कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। पहला नंबर कौन सा है, बुध है। दूसरा नंबर कौन सा है, शुक्र है। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। चौथे नंबर पे हमारा है मंगल ग्रह। फिर आता है हमारा बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण और वरुण। अच्छा, आकार के हिसाब से पृथ्वी चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। शनि के कितने उपग्रह हैं, 82। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था और इस वीडियो में हमने आपको रिविजन करा दिया। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस तारे को पल्सर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस तारे को पल्सर के नाम से जाना जाता है। क्या वो लाल दानव है, क्या सफेद बौना है, क्या न्यूट्रॉन स्टार है या विशाल तारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमारा न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे को क्या कहते हैं, पल्सर तारा। अच्छा, पल्सर तारे जो होते हैं ना, न्यूट्रॉन तारों का निर्माण कैसे होता है, जब कोई तारा खुद के आकार और वजन की वजह से कंप्रेस हो जाए। कोई भी तारा खुद के आकार और वजन की वजह से क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। तो जैसे ही कोई तारा कंप्रेस होता है ना, उसमें तुरंत ही सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है और वो क्या होते हैं, पल्सर के तारे के रूप में उनका जन्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है। कोई भी तारा जब अपने वेट और अपने आकार की वजह से, अपनी साइज की वजह से कंप्रेस्ड हो जाए, कंप्रेस्ड हो जाए यानी कि दब जाए। ठीक है, कोई तारा क्या हो जाए, जैसे यहां से और यहां से क्या हो जाए, दब जाए, अपने आकार और साइज की वजह से कंप्रेस्ड हो जाए। तो दबने की वजह से क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है, उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है, एक नए तारे का जन्म होता है। वो नया तारा क्या कहलाता है, हमारा पल्सर तारा। उसको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म तारा, क्या वो प्रोटो स्टार है, क्या वो डॉग स्टार है, क्या वो लाल दानव है या सफेद बौना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमारा सफेद बौना। ठीक है, जीवाश्म तारा कौन सा है, हमारा सफेद बौना। ठीक है, सफेद बौना तारा, इसको बूढ़ा तारा भी कहते हैं और ये जीवाश्म तारा भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या वो परमाणु विखंडन से उत्पन्न होती है, क्या आयनीकरण से उत्पन्न होती है, क्या परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है, क्या ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमारा परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन। इस अच्छा, सूर्य में जो है कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा अधिकता किन गैसेस की होती है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम की। किसकी होती है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। इन्हीं के नाभिकीय संलयन, इन्हीं के एटॉमिक न्यूक्लियर फिजन की वजह से क्या होता है, हमारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है।
अच्छा, परमाणु विखंडन आप समझ लीजिए। परमाणु विखंडन क्या होता है? ये जो हमारे बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं हमारे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, किसकी वजह से होते हैं? हमारे न्यूक्लियर परमाणु विखंडन की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है? समझ लीजिए कोई एक है पदार्थ है, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके क्या होंगे? 3 पार्ट होंगे, ठीक है, 3 पार्ट हुए। अब इन जितने भी जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके भी 3-3 पार्ट होंगे। ऐसे ऐसे क्या होता है, ये 3-3 करके क्या होते हैं? फैलते रहते हैं। अब ये जो 3-3 हुए, इनके भी 3-3, फिर इनके भी 3-3, इनके भी 3-3, ऐसे ऐसे करके क्या होता है? एक चेन बन जाती है। यही चेन हमारी क्या कहलाती है? परमाणु विखंडन। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? सूर्य में कौन सा होता है? तो क्या होता है? परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल से संबंधित नहीं है? क्या वह क्षुद्र ग्रह है, यानी कि क्षुद्र ग्रह को क्या कहते हैं हम? एस्टेरॉइड्स, या धूमकेतु है, या प्लैनेट्स हैं, या निहारिका है? तो हमारे उसमें सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, और क्या नहीं होता है? हमारी निहारिका, ठीक है। सौर मंडल से संबंधित क्या है हमारा? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये जो नहीं वर्ड होता है ना, ये अक्सर बच्चों को फंसा देता है, क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल से संबंधित है, बस फटाफट लगा दिया, अरे प्लैनेट हुआ, प्लैनेट हमें दिख गया, प्लैनेट लगा दिया। और लेकिन क्या होता है ना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए एक एक नंबर की वैल्यू होती है। अगर आपका एक नंबर भी कम हो गया ना, तो आप हजारों बच्चों के पीछे हो जाएंगे। इसी जो ये वैकेंसी आ रही है ना, टोटल कितनी वैकेंसीज हमारी? अराउंड 60,000, 60,000 के आसपास में वैकेंसीज हैं। और फॉर्म कितने पड़े हैं? तकरीबन 50 लाख। कितने फॉर्म पड़े हैं? 50 lakhs। अब आप बताइए कि एक एक सीट पे कितनी भयंकर फाइट है, ठीक है। तो अब एक एक सीट पर अगर इतनी भयंकर फाइट है, तो फिर एक एक नंबर की भी तो वैल्यू हो गई ना। इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। हमारा जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन में है संबंधित नहीं है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे है, ये दोनों चीजें नोटिस करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा? निहारिका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह पृथ्वी की सबसे निकट है? सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या यूरेनस है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शुक्र। अब मैंने आपको बताया था कि सूर्य की दूरी के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है हमारा? मरकरी यानी कि बुध, फिर हमारा आता है वीनस यानी शुक्र, फिर हमारा आता है एक सेकंड, अर्थ, फिर हमारा आता है मार्स यानी मंगल, फिर हमारा आता है जुपिटर, फिर हमारा आता है यूरेनस, फिर हमारा आता है, एक मिनट, जुपिटर, फिर आता है हमारा सैटर्न, फिर हमारा आता है यूरेनस, और फिर नेपच्यून, ठीक है। क्या आता है? नेपच्यून यानी मार्स, मरकरी मतलब बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और वरुण। अब इसमें आप देख रहे होंगे पृथ्वी के सबसे पास में कौन है? शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी के सबसे नजदीक होने की वजह से और आकार और शेप में तकरीबन पृथ्वी जितना होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है हमारी? शुक्र, ठीक। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। यूरेनस यानी कि अरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेथेन की क्या होती है? मेथेन के बादल पाए जाते हैं, इसलिए ये स्पेस से देखने पे कौन से कलर का दिखाई देता है? हरा कलर का। पृथ्वी कौन से कलर की दिखाई देती है? पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 3 भाग जो है वो पानी से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए स्पेस में देखने पर ये क्या करता है? ब्लू कलर का दिखता है। बुध सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक है, इसीलिए सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको सबसे कम जो है समय लगता है, ठीक है। अब कितना समय लगता है? 88 दिन का। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सूर्य धब्बों का चक्र क्या होता है? सोलर स्पॉट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट्स। सोलर स्पॉट्स की जो साइकिल होती है वो कितने टाइम की होती है?
क्या वो 9 वर्ष की होती है, 10 वर्ष की होती है, 11 वर्ष की होती है या 12 वर्ष की होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? 11 वर्ष। 16 वर्ष की सोलर स्पोर्ट्स की साइकिल क्या होती है? 11 ईयर्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चूंकि आपका एग्ज़ाम बहुत कम समय में होने वाला है, इसीलिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं। आपके जो भी क्वेरीज होंगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। या फिर आपको कोई टॉपिक समझना हो या पढ़ना हो तो आप हमें हमारे इस पर बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों, छोटे छोटे उल्का, छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्या करते हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज है, वो उसमें बीच बीच में घुस जाती हैं और क्या करती हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। लेकिन वो कहाँ से रहती हैं? मंगल और ये मार्स है और ये बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर। इसके बीच में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ये रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं? इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या हम कहते हैं? इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या हम उल्का पिंड कहते हैं, क्या हम धूमकेतु कहते हैं? उल्का पिंड, उल्का पिंड 2 बार आ गया है, या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। कहाँ पाई जाती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। अच्छा, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसको दो, हमारे जो ग्रह है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट्स कौन सा होता है? आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक ग्रह, इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पार्थिव ग्रह, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? बाह्य ग्रह। क्या है ये? बाह्य ग्रह। इसको क्या कहते हैं हम? जोवियन प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? आंतरिक ग्रह में जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं ना, मंगल तक, कौन कौन से? मरकरी यानी बुध, फिर उसके बाद में वीनस यानी शुक्र, अर्थ और हमारा मार्स, ठीक है, ये यानी कि मंगल, सॉरी, हाँ, ये मार्स। ये 4 ग्रह किस में आते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह में। और ये जो बाकी के जो है 4 ग्रह हैं, यानी कि जुपिटर और फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये 4 ग्रह किस में आते हैं? हमारे जोबियन प्लैनेट में। इनके बीच में क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? कभी कभी आपको दिखते होंगे कि पृथ्वी के बहुत नज़दीक कुछ एक ऐसे टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं ना, वो तारे, टूटते हुए तारे क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, जो बहुत तेज गति से पृथ्वी के बहुत नज़दीक से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड्स। इनको क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, या मिटियोर्स। क्या कहते हैं? मिटियोर्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? यहाँ नीचे लिखा है मंगल, यानी कि निम्नलिखित में से मंगल ग्रह पे ऐसी कौन सी स्थिति है जो मंगल ग्रह पर जीवन के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? क्या वो वायुमंडलीय संरचना है, थर्मल स्थितियां हैं, बर्फ की टोपी और जमे हुए पानी की घटना है, या ओजोन की घटना है? तो मंगल पे जो पाया जा रहा है ना कि वो हो सकता है वहां पे जीवन हो, वो किस वजह से पाया जा रहा है, किस वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बर्फ की टोपी और जमे हुए पानी की घटना, जो हमें क्या बताती है कि हो सकता है मंगल ग्रह पे जीवन संभव हो। क्या बताती है हमें? बर्फ की टोपी और जमे हुए पानी की घटना क्या बताती है हमें? कि हो सकता है मंगल ग्रह पे जीवन संभव हो, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी एक परिक्रमा के लिए सबसे अधिक समय लेता है? कौन सा ग्रह अपनी एक परिक्रमा के लिए सबसे अधिक समय लेता है? क्या वो पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, ठीक है। तो इन सब में अगर देखा जाए ना, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से इन चारों ऑप्शन में सबसे दूर क्या है? बृहस्पति है। तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? बृहस्पति। और लेकिन अगर 8 ग्रहों की बात की जाए तो हमारा जो वरुण होता है, सबसे दूर सूर्य से वरुण है ना,
तो इसको पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में सबसे सूर्य की एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? वरुण को। लेकिन इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बृहस्पति। अच्छा, इसीलिए मैंने बताया कि सूर्य की दूरी के हिसाब से आप सभी ग्रह याद कर लें कि कौन कौन सा सूर्य के सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे दूर है, किसके बाद कौन सा ग्रह आता है। क्योंकि इस चीज से ना, इस एक पॉइंट से हमारे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्य से दूरी के हिसाब से आप ये जान लें कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर पे आता है। इसीलिए हमने पिछले वीडियोस में भी इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इस वीडियो में भी हमने आपको बता दिया है। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, एक दो बार आप खुद से रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? शाम का तारा यानी कि सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। उसके बाद हमारा आता है सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये सब कौन है हमारा? ये सब कौन है हमारा? हमारा है शुक्र। कौन है हमारा? शुक्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कौन है? हमारे शुक्र। ये बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि शुक्र के उपनाम अक्सर प्रश्न में देखे गए हैं, अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है इसकी मिट्टी में, इसलिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसका उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके जिसके आसपास वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय। यानी कि ये हमारा शनि है, तो इसके आसपास में क्या पाए जा रहे हैं? ऐसे ऐसे करके वो 7 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, शनि ग्रह के आसपास में क्या पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं, तो इसको वलय वाला ग्रह कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? हमारा शनि। कितने उपग्रह हैं इसके? 82। कितने उपग्रह हैं इसके? 82। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पृथ्वी की दूरी से न्यूनतम हो जाती है, पृथ्वी की दूरी सूर्य से न्यूनतम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं हम? उपसौर। क्या कहते हैं हम? उपसौर या पेरीहीलियन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पेरीहीलियन। ठीक है, कौन सा दिन होता है उपसौर के लिए? उपसौर के लिए कौन सा दिन होता है? ऐसा कौन सा दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? वो होता है हमारा 3 जुलाई, 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या कहते हैं हम? उपसौर या पेरीहीलियन। अच्छा, ऐसा कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है? ऐसा भी दिन तो आता होगा ना, अगर पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक है तो कोई ना कोई एक ऐसा दिन होता होगा जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती होगी। तो जिस दिन पृथ्वी सबसे सूर्य से सबसे दूर होती है उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। अपसौर या इसको अपहीलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेहीलियन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एपीहीलियन। और वो कौन सा दिन है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक है, पृथ्वी सबसे सूर्य से सबसे दूर कब होती है? अपसौर के दिन। अपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपेहेलियन। एक्चुअली हम इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं ना कि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि एपेहेलियन कौन सी तारीख को होता है, ऐसी वह कौन सा दिन है जिस दिन एपेहेलियन होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आपको अगर इंग्लिश नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अपसौर एपिहेलियन होता क्या है। इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है कि उपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं, अपसौर को इंग्लिश में एपिहेलियन कहते हैं। उपसौर के दिन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। अपसौर के दिन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। उपसौर कौन से तारीख को होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कौन सा तारीख को होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा ग्रह वलय से घिरा हुआ है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 क्वेश्चन पहले बताया था कि कौन सा ग्रह है जो वलय से घिरा हुआ है? शनि। कितने वलय हैं इसके? 7 वलय हैं, 7 वलयों से घिरा हुआ है। ठीक है,
और इस 7 वाले में अच्छा पता है क्या क्या है, कुछ जैसे छोटे छोटे खगोलीय पिंड्स हैं और क्या कहते हैं धूल मिट्टी यानी डस्ट पार्टिकल्स हैं, यही सब हैं जो, और गैसेस हैं जिनसे ये चारों ओर से घिरा हुआ है। तो अंतरिक्ष में देखने पे ऐसा लगता है ना कि ऐसे छल्ले छल्ले सा कुछ शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले छल्ले सा बना हुआ है। ठीक है, मंगल ग्रह हमने बता दिया, इसको लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और सबसे अनोखा प्लैनेट भी पृथ्वी को कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है, इसलिए ये अनोखा है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। नहीं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। बिल्कुल, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है। नहीं, सूर्य कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने एक पॉइंट पे ही होता है, सेंटर पे ही होता है, उसके चारों ओर ग्रह और उपग्रह परिक्रमा करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो क्या होता है हमारा? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो ग्रह और उपग्रह होते हैं ना, इनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, इनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती। किनसे ये लाइट और हीट प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? हमारे सन से। ठीक है, तो क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो जो सनलाइट है वो सारा पृथ्वी पे पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पे नहीं पड़ता है। तो क्या करता है पृथ्वी? चंद्रमा को ढक लेता है, तो चंद्रमा तक प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। तो हमारा उस दिन कौन सा होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन जब अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो क्या होता है? तब क्या होता है? तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ढक लेता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। ठीक, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? यानी कि अच्छा आपको पता होगा ना, अर्थ थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब ये हमारा अर्थ है, समझ लो ये अर्थ है। तो लोग सोचते हैं ना कि ये ऐसे हमारा जो लाइन जा रही है ऐसे जा रही है, पर नहीं। वो लाइन कैसे जाती है हमारी? ये हमारा अर्थ है, तो वो लाइन कैसे जाती है हमारी? ऐसे। यानी कि अर्थ अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि हल्का सा टिल्टेड है। तो कौन सी डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। किस पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। क्या होता है? अपने अक्ष से थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23 सही 1/2। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 23 सही 1/2। 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयोजित एक शिखर सम्मेलन द्वारा प्लूटो ग्रह को पारंपरिक ग्रह के समूह से हटाकर बौने ग्रह के समूह में रखा गया। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? प्रश्न में हमारा ये पूछ रहा है कि कौन सी जगह पे ये आयोजित हुआ। जो एक सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में एक सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्या है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक मीटिंग हुई थी। ठीक, खगोलीय संघ की एक मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। 2006 में। कहाँ? इसमें क्या किया गया था? इसमें जो है, जो हमारा प्लूटो है उसको पारंपरिक ग्रह की श्रेणी से हटाकर, 2006 के पहले हमारे 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में क्या हुआ? इसको पारंपरिक ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया था। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रह का एक नियम बनाया गया है कि वो क्या करते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, अपने ही कक्षा में, मतलब जैसे ये सूर्य है, ये ग्रह है, तो ये क्या करते हैं? अपने ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या करता था ये प्लूटो? क्या होता था, ये कभी कभी क्या है, अपने बगल वाले ग्रह से बीच में उनका रास्ता काट देता था। मतलब मैं मान लो प्लूटो है, तो इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये क्या करता था? जाने की बजाय कभी ऐसे करके अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाता था, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता था। क्या करता था? दूसरे दूसरे ग्रहों का रास्ता काट देता था। इसीलिए इसको पारंपरिक ग्रह की श्रेणी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया। कौन से संगठन में? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मीटिंग में 2006 में इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। वो मीटिंग कहाँ हुई थी हमारी? चेक गणराज्य एक देश है, चेक गणराज्य के प्राग में। कहाँ पे?
चेक गणराज्य, कभी कभी प्राग ना देख करके चेक गणराज्य भी दे सकता है। चेक गणराज्य एक देश है। चेक गणराज्य के प्राग नामक स्थान पे क्या हुआ था, ये मीटिंग आयोजित हुई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रह्मांड। क्या लिखा है, ब्रह्मांड, नहीं तो फटाक से नाइट्रोजन पे टिक मार दिया। नाइट्रोजन हमारे अर्थ पर, हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ना कि पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ग्रह है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो है हमारी हाइड्रोजन। कौन सी ग्रह है, सॉरी, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में कौन सी ग्रह पाई जाती, कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है वो उसमें कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होती है। और जितने भी तारे होते हैं ना, ये सारे तारों में, अरे आकाश में आप देखिए हजारों अरबों करोड़ों तारे हैं, मतलब उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो वो सब तारों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से आप गैस कर सकते हैं हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दो ग्रह समान कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या पृथ्वी और यूरेनस है। आपको पता होगा पृथ्वी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन को ना पहले काटना सीखिए। पृथ्वी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी के पास एक चंद्रमा उपग्रह पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी तो हो नहीं सकती, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन काट दीजिए आप। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बुध और शुक्र, फिर बुध और मंगल, फिर शुक्र और मंगल। अब मंगल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके पास जो सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं उनको कहते हैं डोमी, सॉरी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐसे करके कुछ कहते हैं। वो सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसके पास पाया जाता है, मंगल ग्रह के पास। ठीक है, तो डिमोज, हाँ डिमोज, फोबोस और डिमोज नाम के जो सबसे छोटे उपग्रह हैं वो किसके पास पाए जाते हैं, डिमोज। ठीक है, हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं डिमोज। हाँ, ये कौन किसके पास पाए जाते हैं, मंगल ग्रह के पास। तो मंगल भी नहीं होगा इसमें, मंगल जिसमें मंगल है मंगल काट दीजिए, इस वाले में भी मंगल है तो ये भी काट दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, बुध और शुक्र। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि दे हैव नॉट अ मून, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आकाश को किस रंग में देखते हैं। अब आप धरती से देख रहे हैं, आपको आकाश कौन से कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का। नीले कलर का क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमारा जो है धरती से आकाश हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन क्या वो हल्के नीले रंग का होता है, नहीं, वो हल्के नीले रंग का नहीं होता है। अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष से देखने पे कौन से कलर का दिखाई देता है, काले कलर का। कौन से कलर का दिखाई देता है, काले कलर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, काला। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आकाश को कौन से कलर से कौन से कलर का देखता है, काला। पृथ्वी से कौन से कलर का दिखाई देता है, नीला। ठीक, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का हमारा, चंद्रमा का काला भाग सदैव शांत और अंधकार में रहता है। क्यों रहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। चंद्रमा का काला भाग सदैव शांत और अंधकार में रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे क्या शांति का सागर कहा जाता है, तूफानों का महासागर कहा जाता है, या तूफानों का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, शांति का सागर। क्या कहा जाता है इसको, शांति का सागर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की सीरीज ये खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये देखिए, ये भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई, अब इसके बाद कब आएगी नहीं पता है हमें।
तो जो आज हमारे पास है हम उसी को मान के चलते हैं कि ये हमारा आखिरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना शायद एज, बहुत लोगों के पास एज ना रहे, बहुत लोगों के पास जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद में ये भी तो नहीं पता ना कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो हमें एकदम जी जान से मेहनत करना है। आप मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। और लोगों के पास ये वीडियो भी शेयर करिए ताकि और से और लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। आपको आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर वर्क करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।